नमस्कार, मैं योगेश राणा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पिता से सीखा हुआ आखिरी दांव चल दिया है। अगर अखिलेश यादव का यह आखिरी दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कामयाब नहीं होता है तो यह मान लेना चाहिए कि उनकी राजनीति समाप्त होने की दिशा में बढ़ जाएगी। आप ध्यान दीजिए, 1991 में भाजपा रामरथ पर सवार होकर सत्ता में आई तो इसे कमंडल की राजनीति का नाम दिया गया। इसके अगले ही चुनाव में मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक हो गए और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और इसे मंडल की राजनीति का नाम दिया गया। उस वक्त एक नारा भी लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। अब करीब 2.5 दशक बाद एक बार फिर यूपी में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के लिए जमीन तैयार की जा रही है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने काशीराम की तरह मायावती को तो साथ नहीं लिया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर वही काम शुरू किया है जो उस समय पर मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि तब और अब में कितना फर्क पड़ गया है, राजनीति कितनी बदल गई है। और इसी फर्क को देखते हुए क्या अखिलेश यादव अपनी इस राजनीति में मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आइए कुछ बिंदुओं पर गौर कर लेते हैं। पहली बात, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव चुप रह गए, लेकिन 26 जनवरी को अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान सबसे बड़ा धर्म है। अखिलेश यादव ने एक तरह से साफ साफ संदेश दिया कि रामचरितमानस से नहीं, देश संविधान से चलेगा। लेकिन इसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आयोजन में कह दिया कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। यह अखिलेश यादव की बात का सीधा सीधा सा एक जवाब था जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इससे एक बात और साफ हो गई कि 2024 के चुनाव में मुकाबला धर्म वर्सेस जाति का होने जा रहा है। लेकिन मैं फिर यही सवाल करता हूं कि मौजूदा दौर में क्या यह इतना आसान है अखिलेश यादव के लिए? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव को हिंदू वर्सेस हिंदू करना चाह रहे हैं। यह ठीक है कि समाज जातियों में बटा हुआ है, लेकिन ये सभी जातियां आती तो सनातन धर्म की छतरी के नीचे ही है। वो चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वो चाहे अगड़ी जातियों का हिस्सा हो, पिछड़े वर्ग हो या फिर दलित वर्ग हो, रामनवमी, दीपावली, दशहरा समाज के सभी वर्ग एक ही भाव के साथ मनाते हैं। एक बात पर और गौर कीजिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वर्सेस हिंदू के हालात बनते हैं तो मुसलमान उन जातियों के आगे खड़ा होकर वोट करेगा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेगी। यह समाज का एक सीधा सा समीकरण है जो चुनावी तौर पर बनेगा। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी इस राजनीति में कामयाब हो पाएंगे? आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, अभी अखिलेश यादव ने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत ही बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। सपा के संगठन में हुए इतने बड़े बदलाव ने एक तस्वीर बनाई है और यह तस्वीर साफ साफ जाहिर करती है कि अब अखिलेश यादव की पार्टी में ठाकुरों और ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिवों के नाम का ऐलान किया है। सपा के 14 राष्ट्रीय महासचिवों में से एक भी ब्राह्मण और ठाकुर चेहरा नहीं है। किसी भी संगठन में अध्यक्ष पद के बाद यह सबसे पावरफुल पद माना जाता है और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव, आजम खां और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया है। कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो 64 पदाधिकारी है, इन 64 पदाधिकारियों में 85% के करीब दलित ओबीसी नेताओं को जगह दी गई है। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है और वो यह कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 3 समीकरणों पर काम कर रहे हैं। पहला, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण तो भाजपा को वोट करेगा ही करेगा। दूसरा, उनको यह भी पता है कि मुसलमान सपा को वोट करेगा ही करेगा। और नंबर 3, यह जो बाकी बचे वोट है, ठाकुर, मुसलमान और ब्राह्मणों के अलावा, इन्हीं में तोड़फोड़ करनी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 का नारा दिया था, जिसे 80% हिंदू और 20% मुसलमान के तौर पर समझ लिया गया था। अब अखिलेश यादव 85 बनाम 15 की राजनीति करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। प्रदेश में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां आती है, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय आते हैं।
इसीलिए अखिलेश यादव अपने MY समीकरण के साथ ओबीसी और दलितों को साथ लेकर नए समीकरण साधने की उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं और वो यह है कि क्या अखिलेश यादव सफल हो पाएंगे? आप एक बात पर और गौर कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ आए थे, दोनों बुरी तरीके से असफल साबित हुए थे। और दूसरी बात, पिछले 8 सालों में भाजपा ने सरकारों से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बड़े काम किए हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों से लेकर दलितों तक जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए संगठन की और सरकारों की छवि और चेहरा बदलने की कोशिश की गई है। अब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह तो साफ साफ बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से जातीय संघर्ष उत्पन्न करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। लेकिन अंत में एक बात पर ध्यान दिया जाना और बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा चुनाव के एकदम पहले अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। 2024 के इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाने वाला है। एक तरह से कहे तो भाजपा इसको आखिरी तौर पर आजमाना चाह रही है। इसीलिए अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में राम के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोग जातियों में कितने बटेंगे। इसका जवाब आने वाला समय जाहिर सी बात है तैयार कर ही रहा होगा, यह माना जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।